नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपीएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स वाज वेरी मच डिमांडेड। कई सारे बच्चे इसकी वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से एंड फाइनली हम इस क्रैश कोर्स को आज शुरू करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका जो टारगेट है वो बेसिकली है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि जून के महीने में रखा गया है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स को डेफिनेटली फॉलो करिएगा। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा ये कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी के लिए यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा एंड इसमें हम सभी के सभी सब्जेक्ट्स को आपके साथ कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए जो एक साल के करंट अफेयर्स हैं, उनके कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्रैश कोर्स एंड दिस इज द सेट नंबर 1 ऑफ दिस क्रैश कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाउट्स और अपनी क्वेरीज को मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो आप ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की ही तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड कोर्स, जिसमें कि हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। इस कोर्स का नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली यदि आप 2021 में अपीयर हो रहे हैं, आपका प्रथम अटेम्प्ट है ये, तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑल राइट, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ये 3 मुख्य टॉपिक्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में चल रहा है। अगर इसको एग्जैक्टली हम देखना चाहें तो 2017 से इसको लेके बातचीत चलती आई है और अभी तक भी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कुछ प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाई है। इसको लेकर जो कमीशन बनाया गया था, जो आयोग बनाया गया था, गठित किया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस अभी भी उन्होंने फाइनलाइज नहीं करी हैं, जिसकी वजह से उसको टाइम टू टाइम एक्सटेंशन मिलती रहती है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे कुछ पुराने कमीशंस के बारे में, कि कौन से कमीशंस पहले रह चुके हैं, सो ऑन। उसके बाद 6th शेड्यूल के स्टेटस की डिमांड आई है अरुणाचल प्रदेश के राज्य से। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं समझता हूँ नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेंस के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अरुणाचल की डिमांड आई है, इस डिमांड को लेके सेपरेट क्वेश्चन मेंस का बन सकता है। बट खैर, हमारा फोकस यहाँ पे प्रीलिम्स का रहने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे कि क्या पहले भी किसी और राज्य ने इसकी डिमांड करी है। 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल को हम कंपेयर भी करेंगे एंड सो ऑन। देन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ राइट टू रिकॉल। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि पहली बार किसी राज्य सरकार की विधानसभा ने इसके लिए एक बिल को पास करवाया है, राइट टू रिकॉल, जिसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो जो प्रतिनिधि को आपने चुना है, अगर आपको लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि आप उसको उसके पद से हटा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एमएलए चुना, मान लीजिए आपने कोई, तो ये चीज़ जो है एमएलए के केस में वैलिड नहीं होती, लेकिन जो ये पूरा का पूरा केस है आपको समझाया जाएगा कि राइट टू रिकॉल बेसिकली किस किस प्रतिनिधियों के लिए लाया गया है, कितने लोग मिलकर के इसको रिकॉल कर सकते हैं एंड सो ऑन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड फाइनली जाते जाते हम कुछ टिडबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो कि न्यूज़ में रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हर टॉपिक को शुरू करने के पहले एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे सो दैट आपको इस तरीके का आइडिया भी लग जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपकी पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राइट, with reference to sub-categorization of OBCs, consider the following statements. The Union government constituted a 4-member commission headed by Justice G. Rohini in December 2020. Mandal Commission report first talked about the sub-categorization of OBCs. So this is a very very tough question. I'm sure आपको इसका आंसर नहीं आता होगा, लेकिन इसमें हम इसकी डिस्कशन करते हैं। I will come back to the question और फिर इसका जवाब हम आपको दे देंगे। ये देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ थी चर्चा में रही, जून 24, 2020 की ये न्यूज़ है। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन कमीशन गेट्स 6 मंथ एक्सटेंशन। जो ये कमीशन था गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2020 का ये न्यूज़ है और उस टाइम पे 6 मंथ्स की एक्सटेंशन दी गई थी, यानी कि कमीशन पहले ही गठित कर दिया गया था। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है
ये यहीं पर गलत हो गया कि दिसंबर 2020 में इसको बनाया गया था। एक चीज़ तो श्योर हो गई कि एटलीस्ट दिसंबर 2020 में इसको नहीं बनाया गया था। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, राइट। एनीवेज, इसमें देख लेते हैं, रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड द टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। और ये वाला जो कमीशन था ये असल में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया गया था। 4 सदस्यों वाला कमीशन है ये, एंड इट वाज हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी। इन 2017 इसको बनाया गया था। तो आपका जो पहला पार्ट है इसका आपको करेक्ट भी मालूम पड़ गया कि इसका जो कमीशन बनाया गया था 2017 में इसको बनाया गया था। फर्दर अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कमीशन किस पर्टिकुलर अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 340 नंबर का आर्टिकल है इसके तहत कमीशन बनाया जाता है केवल और केवल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्यों बनाया जाता है? टू इम्प्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज। इसमें क्या है देखिए, अब सब कैटेगराइजेशन वाली चीज को समझिए। सब कैटेगराइजेशन बेसिकली ये कहना चाहती है कि मान लीजिए आपके ओबीसीज हैं, ओबीसीज में कई सारे लेकिन आगे भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो उनको भी हम सब कैटेगराइज करना चाहते हैं। यानी कि सारे के सारे ओबीसीज बराबर नहीं है। आपने एक बड़ी क्लास तो बना दी ओबीसीज की, लेकिन ओबीसीज में कुछ कुछ जातियां, कुछ कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको कि बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको कि ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को और क्लैरिटी देने के लिए ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज वाला कमीशन बनाया गया था, राइट। आर्टिकल 340 लेस डाउन कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और इसका जो पर्टिकुलर कमीशन होगा, इसका मैंडेट क्या होगा? एग्जामिनिंग द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। की जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इनइक्विटेबल हैं, यानी कि क्या वो सभी सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज को इक्वली पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए ये कमीशन का मेन मैंडेट है। अब बात करें ओबीसीज कौन है। देखिए, ओबीसीज इज अ कलेक्टिव टर्म। आपको भी मालूम है कि ओबीसी बहुत ही कलेक्टिव टर्म है। जैसा कि मैंने बताया, कई सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कई सारी कास्ट होती हैं जिसको ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये वाली टर्म गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई है टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। नाउ लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि ये एक वास्टली हिट्रोजिनस ग्रुप है, यानी कि इसमें मल्टीपल कम्युनिटीज़ आती हैं। देयर आर वेरियस जातीज और कास्ट जो कि सिग्निफिकेंटली वेरी करती हैं अपने सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस में। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो मान लीजिए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों में आपको ऐसे समुदाय मिल जाएंगे ओबीसीज के भीतर ही जो कि लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ हैं। अब जो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ हैं वो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनको ओबीसीज के कैटेगरी के अंडर रखा गया है। वहीं पर अगर आप देखें कुछ कुछ ओबीसीज ऐसे भी हैं जहां पे जो लोग बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और जो सब्सिस्टेंस लेबर पे जीते हैं, यानी कि उनको दिहाड़ी की लेबर मिलती है, उसके ऊपर ही उनका गुजारा होता है। सो हर एक तरह के ओबीसीज आपको देखने को मिल रहे हैं। यू हैव द रिच क्लास ऑफ ओबीसीज ऑल्सो एंड यू हैव द पुअर क्लास ऑफ ओबीसीज एज वेल। इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज का कमीशन बनाया गया था। आई होप अब तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि इसका पूरा का पूरा मैंडेट, पूरा का पूरा पर्पस क्या है। नाउ ये जो आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन है, आपको बताना चाहूँगा, ये पहली बार भारत में लाया गया था 1955 में। उस टाइम पर भी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्थापित किया गया था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था, उन्होंने यहाँ पे ये प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज लाया जाना चाहिए इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़। यानी कि ओबीसीज को फर्दर हमें बांटना होगा, फर्दर हमें देखना होगा कि कौन सी इसमें बैकवर्ड हैं, ठीक है, और कौन सी इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं। इसमें अगर हम इनको बांटते हैं तब जाके हम समझ पाएंगे कि इन सभी वर्गों के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना होगा। तो पहली बार ये आइडिया किसके द्वारा लाया गया था? बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ 1955। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आप देखें मंडल कमीशन रिपोर्ट फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। जी नहीं, पहली बार ये वाला जो आइडिया था 1955 में लाया गया था बाय द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो ये वाला भी आपका फॉल्स हो गया है, ऊपर वाला तो फॉल्स है ही, हेंस नीदर 1 नॉट 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अब समझ आ गया है। कमिंग बैक ओवर हेयर, यहाँ पे देख लीजिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1979 में। उन्होंने यहाँ पे कहा था, उनका एक सदस्य था मंडल कमीशन का LR नायक, जिन्होंने प्रपोज किया था सब कैटेगराइजेशन इनटू इंटरमीडिएट
एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस। तो पहले ये टर्म्स यूज करी गई थी, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड, फिर यहां पर इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस की टर्म यूज करी गई थी। बट इंपॉर्टेंट टू नोट कि पहली बार आइडिया 1955 में ही ला दिया गया था। उसके बाद 2015 में भी ये आइडिया सामने लाया गया जब एनसीबीसी ने कहा कि ओबीसीज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम 3 कैटेगरीज में। इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्होंने काफ़ी तरीके से बताया कि एक तो होती है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जिसको कि हम ग्रुप ए में डाल रहे हैं, फिर आती हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस जिसको कि ग्रुप बी में डाल रहे हैं, फिर आती हैं बैकवर्ड क्लासेस जिसको कि हम ग्रुप सी में डाल रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक 3 तरह के कमीशन हैं जो कि इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, और फाइनली अब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो ये वाला कमीशन है, जी रोहिणी वाला कमीशन, ये चौथा कमीशन है जो कि इसकी बात कर रहा है, जो कि इसको लेके अब एक्सटेंशन दे दी गई है बाय द यूनियन कैबिनेट। आई होप अब पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आ चुकी होगी। ब्रीफली बात करें मंडल कमीशन की, क्योंकि हमने इसका नाम लिया है तो बात करनी ज़रूरी है और सवाल आज भी आते हैं मंडल कमीशन के। तो मंडल कमीशन जिसको कि 1979 में बनाया गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था 1980 में, लेकिन रिपोर्ट को 1990 में पहली बार एक्सेप्ट किया गया था। उस टाइम पे जो यूनियन गवर्नमेंट थी अनाउंस्ड दैट ओबीसीज वुड गेट 27% reservation in jobs in central government services and public sector units under Article 16 Clause 4 of the Constitution, right? तो ये 1990 में चीज़ फाइनल करी गई थी, लेकिन इस टाइम पर भी अगर आप देखें जो रिकमेंडेशंस फॉर ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी 1992 में इम्प्लीमेंट हुई, वाइल एजुकेशन कोटा वाली जो रिकमेंडेशंस थी ये 2006 में जाके इम्प्लीमेंट हुई थी। यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर जो कोटा था वो 2006 में दिया गया था, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें कोटा जो है 1992 में ही दे दिया गया था। इस पूरे के पूरे केस की सुनवाई हुई थी जिसमें उस केस का नाम था इंदिरा साहनी जजमेंट, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक और चीज़ भी कही थी कि हम ओबीसीज के अंदर एक क्रीमी लेयर भी बनाना चाहते हैं। ये भी एक तरीके की सब कैटेगराइजेशन ही है, यानी कि हम एक ऐसी लेयर बनाना चाहते हैं जो ओबीसीज में ये डिसाइड करेगी। मान लीजिए ये आपकी पूरी ओबीसीज की कम्युनिटी है, ठीक है, ओबीसीज में कुछ लोग बिल्कुल ऊपर के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास किसी तरह की कमी नहीं है, सोशली या एजुकेशनली डिसएडवांटेज नहीं है। तो जो ये वाला ऊपर का सेक्शन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर, और इसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अगर उनकी सालाना जो आय है वो 8 लाख है उससे ज़्यादा है तो उसको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये जो लोग होंगे दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशंस, इनको आरक्षण की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये सारी की सारी बातचीत जो है इंदिरा साहनी जजमेंट के थ्रू हुई थी, और इसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो दिस वाज द बिग थिंग जो कि रिजर्वेशन में भारत ने 1992 में हुई थी। एंड इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 1992 में एजुकेशन में 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में आया था, और एजुकेशन में 2006 में इसको लागू किया गया था। क्लियर है ये बात? फाइनली एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसके अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स हैं भारत में जिन्होंने ओबीसीज को सब कैटेगराइज किया हुआ है अपने लेवल पर। यानी कि इन्होंने अपने लेवल पे अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए किया हुआ है कि हम अपने तरीके से ओबीसीज को सब कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो इन्होंने हो सकता है अपने स्टेट में बोल दिया हो कि ओबीसीज में जो ये वाली जाति हैं इसको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, यहाँ पे इतना आरक्षण है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अभी का लेटेस्ट स्टेटस है कि ये वाली 11 स्टेट्स को सब कैटेगराइज किया हुआ है बाय दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। आप इनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। क्लियर है बात? ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू 6th शेड्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले तो 6th शेड्यूल का जैसे ही नाम आता है आपके सामने 4 स्टेट्स का नाम एकदम से आ जाना चाहिए। जो 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड देन चौथी जो स्टेट है, इसको लेके हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मणिपुर है या मेघालय है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कौन सी है, ये मेघालय है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू आसाम, मिजोरम एंड मणिपुर। चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया बिकॉज मणिपुर नहीं आएगा, सो हेंस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द काउंसिल इन द 6th शेड्यूल इज क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वाइल इन द 5th शेड्यूल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
देखिए आपको ध्यान होगा, अगर हम बात करें सिक्स्थ शेड्यूल के केस में क्या क्रिएट किया जाता है, समथिंग विच इज क्रिएटेड इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको हम एडीसी के नाम से बोलते हैं। फिफ्थ शेड्यूल के केस में क्या क्रिएट किया जाता है, समथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राइट, तो टीएसी इसको कहा जाता है। नाउ द काउंसिल इन द सिक्स्थ शेड्यूल इज क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्या एडीसी को जो आपकी राज्य की विधायिका है वो बनाती है या फिर वो संविधान के द्वारा बनाया जाता है, खुद सोच के बताइए। एडीसी को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और टीएसी को बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। सो इस चीज का आप सवाल को दोबारा देख लीजिए। द काउंसिल इन द सिक्स्थ शेड्यूल इज क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वाइल इन द फिफ्थ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीजों को इंटरचेंज किया हुआ है, हेंस आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखिए, काफी अच्छा स्टेटमेंट है ये कि किस तरीके से काउंसिल्स को क्रिएट किया गया है, फिफ्थ में और सिक्स्थ में कैसे आप डिस्टिंक्शन को बनाते हैं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके हो चुके हैं फॉल्स, और करेक्ट पूछा गया है तो नीदर वन नॉट टू आपको बताना होगा आपका सही जवाब। अब देख लेते हैं चर्चा में क्यों था। देखिए अगस्त 25, 2020 की यह खबर है, अरुणाचल प्रदेश टू सीक सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस फ्रॉम द सेंटर, राइट। ये अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है, विधानसभा है, उन्होंने यूनानिमसली पास किया एक रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड, यानी कि ऐसा नहीं कि हम स्टेट के कुछ हिस्सों को इंक्लूड करना चाहते हैं, हम पूरी की पूरी स्टेट को इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एम क्या होगा, जो सिक्स्थ शेड्यूल का एम क्या होता है कि आपको अपनी स्टेट का जो ओनरशिप है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसको सेफगार्ड करना है। किसके लिए सेफगार्ड करना है, जो आपके स्टेट में रहने वाली जनजातियां हैं, जो आपके स्टेट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, उनके लिए आपको सेफगार्ड करना है। तो इसी एम से, इसी लक्ष्य से अरुणाचल प्रदेश ने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास किया है। हालांकि वो बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लेकर कोई भी स्टेप नहीं लिया है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है, राइट। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं हुआ कि अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है। सन 2004 में और सन 2007 में भी जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली थी, इन्होंने 2 रेजोल्यूशंस पास किए थे फॉर द क्रिएशन ऑफ मॉन ऑटोनॉमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल, ठीक है। तो पटकाई और मॉन ऑटोनॉमस रीजन दोनों ही इनके द्वारा तब भी पास किए गए थे, लेकिन तब भी ये सेंटर के पास चला गया अप्रूवल के लिए, विच इज स्टिल पेंडिंग। आज भी सेंटर ने उसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। पटकाई से अगर आपको कुछ याद आया होगा तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, इनका जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको पटकाई बम के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ द हिमालयाज, पटकाई बम के नाम से वहां पे हिमालयाज को कहा जाता है, राइट। नाउ ये तो था जो चर्चा वाला पार्ट था, जो कि सुर्खियों में रहा। अब सिक्स्थ शेड्यूल को समझना बहुत जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि किस तरीके से ये 5वें जो शेड्यूल है, 5वीं जो अनुसूची है, उससे किस तरीके से ये अलग है। देखिए सिक्स्थ शेड्यूल, इट इज सिक्स्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स to tribal communities to administer the tribal areas in Assam, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। मणिपुर नहीं आता है, दोबारा बोल रहा हूं। और ये सिक्स्थ शेड्यूल के जो ये 4 स्टेट्स इंक्लूड किए गए हैं, ये असल में संविधान के जो प्रावधान है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1, बेसिकली इसके माध्यम से ये वाली अनुसूची यहाँ पर बनाई गई है। आर्टिकल 244 जो कहता है, ये बेसिकली प्रोवाइड्स स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज, ठीक है। 275 मेक्स प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये दोनों आर्टिकल्स को याद कर लीजिए। यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है, लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल को लेके एक बहुत ही टफ क्वेश्चन यूपीएससी में आना पेंडिंग है। सो दे कैन आस्क यू कि 244 क्या है और 275 क्या है, दोनों को प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। नाउ सिक्स्थ और फिफ्थ में फर्क क्या है। ऑब्वियसली जो सिक्स्थ वाला शेड्यूल है ना, जो भी स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं और जो भी उनके इलाके इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इनके पास ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है, स्वायत्तता बहुत ज़्यादा है। ग्रेटर पावर्स आर डिवॉल्व्ड एंड पावर टू मेक लेजिस्लेशन ऑन न्यूमरस सब्जेक्ट्स इज ऑल्सो गिवन टू देम। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के केस में क्या होता है, मान लीजिए उनका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कुछ सुझाव दिए, लेकिन उसके जो सुझाव हैं वो केवल एडवाइजरी पावर्स होती हैं, यानी कि कल को स्टेट लेजिस्लेचर उनके सुझावों को माने या ना माने, ये उनकी डिस्क्रेशन है, ठीक है। और वो भी स्टेट लेजिस्लेचर तभी उनकी बातों को मानती है अगर मान लीजिए गवर्नर ने उसमें हाँ में हाँ भरी है। अगर गवर्नर ने हाँ में हाँ नहीं भरी तो काफ़ी मुश्किल है उनके सुझाव को मानना। अब देखिए, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का एलिमेंट आ गया और एक गवर्नर का एलिमेंट आ गया। गवर्नर का एलिमेंट आ गया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिमेंट आ गया।
तो बेसिकली दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स जब तक हाँ नहीं भरती तब तक टीएसी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो 6th शेड्यूल के अंडर काउंसिल बनाया जाता है विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एडीसी, तो एडीसी जो है वो अगर कुछ बोलता है तो वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ लैंड वाले केसेस में तो 6th शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं वो अपनी पावर खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 5th शेड्यूल वाले जो स्टेट्स हैं वो अपनी पावर खुद से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फर्दर जो काउंसिल इन 5th शेड्यूल है मैंने बता दिया, इट इज क्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टीएसी। जो 6ठी अनुसूची का काउंसिल है, परिषद है, ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडीसी। ठीक है, इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं टू प्रिपेयर बजट फॉर देमसेल्व्स अनलाइक इन द 5th एरियाज। तो ये भी 5वीं अनुसूची वाले जो इलाके हैं वहां पर वो अपने लिए बजट नहीं तैयार कर सकते हैं। और 6th शेड्यूल वालों को फंड्स भी मिलते हैं सीएफआई से। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 275 के तहत। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहां पर जाके देख सकते हैं आप। आर्टिकल 275 मेक्स प्रोविजन फॉर ग्रांट्स टू बी चार्ज्ड ऑन द सीएफआई। ठीक है, क्लियर है बात। नाउ फाइनल थिंग, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, टिडबिट्स हैं कुछ 6th शेड्यूल से जुड़े हुए। तो एक तो आपको मैंने बता ही दिया कि टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश इनटू 6th शेड्यूल, इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन पास करेगा? अरुणाचल प्रदेश ने अपनी तरफ से असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाने के लिए आपको पार्लियामेंट की भी तो हाँ चाहिए ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड आर्टिकल 368। ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आर्टिकल 338A के तहत बनाया गया था, काफी समय पहले बनाया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 338A जो बनाया गया है कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इट हैज रिकमेंडेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर्ड एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली चीज सरकार की तरफ से आई है, यानी कि जो NCST है उन्होंने कहा है लद्दाख को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऑल्सो जो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इस एक्ट के तहत जो 6th शेड्यूल के एरियाज हैं वो एग्जेम्प्ट किए जाएंगे, यानी कि उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और इनर लाइन परमिट के एरियाज को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्लीज़ याद रखिए, कई सारे फैक्ट्स आपको हमने बताए हैं, ऐसे सवाल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। 6th शेड्यूल को लेके मैं डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द राइट टू रिकॉल। इसको लेके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to right to recall, consider the following statements. Haryana Assembly passed a bill which provides right to recall members of PRI, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं, जिनको कि आप 11th शेड्यूल के तहत चूज करते हैं, राइट। तो उनको रिकॉल करने के लिए इन्होंने बिल पास करवा दिया है। टू रिकॉल 20% मेंबर्स ऑफ अ वार्ड और ग्राम सभा हैव टू गिव इन राइटिंग दैट दे वांट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। इसका जवाब हम देखेंगे वंस वी गो थ्रू दी टॉपिक, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है राइट टू रिकॉल वाई इन न्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 7, 2020 का ये हरियाणा क्लियर्स बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो डेफिनेटली ट्रू है कि हरियाणा की असेंबली ने पास कर दिया है कि मेंबर्स ऑफ PRI को आप रिकॉल कर सकते हैं। नाउ राइट टू रिकॉल होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द इलेक्टोरेट, यानी कि जो चुनने वाले लोग हैं, जो मतदाता होते हैं, दे हैव द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी इंसान को आपने 2016 में चुना, ठीक है, उसका आप ये भी मान लीजिए जनवरी 2016 में उस इंसान को चुना गया था। अब इस पूरे इस इंसान का जो कार्यकाल होगा वो 2021 जनवरी तक चलेगा, लेकिन आपको 2020 में आके कभी ना कभी लगता है कि ये इंसान सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर ये इंसान हो सकता है कुछ क्रिमिनल्स की हेल्प कर रहा हो, या फिर ये इंसान आपके प्रदेश में या आपके इलाके में शायद क्राइम को फैला रहा हो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप चाहते हैं कि इसको हटाना चाहिए। तो ये हटाने की जो पावर आती है ये राइट टू रिकॉल इसको कहा जाता है, कि आपके पास इसको रिकॉल करने का हक है, आप इसको वापस हटा सकते हैं, क्योंकि आपने ही चुना था। आपने मतलब कि इलेक्टोरेट ने चुना था, और इलेक्टोरेट आज चाहे तो इसको हटा भी सकता है। इसीलिए इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि जब देखिए चुना तो आपने, लेकिन जो उसका पूरा का पूरा कार्यकाल है वो तो अपने टाइम से ही खत्म होगा, लेकिन अब आपको लग रहा है नहीं अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको हटाना होगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, एक अच्छा टूल भी कहा जाता है, ठीक है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली डिस्क्राइब्स दोज रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस जिसके चलते पब्लिक कैन वोट डायरेक्टली ऑन अ प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी और पॉलिसी डिसीजन। तो अभी तक देखिए क्या होता है, भारत में कोई संवैधानिक संशोधन लाना है तो क्या उस पर पब्लिक वोट करती है? जी नहीं। उसमें कौन वोट करते हैं? पब्लिक के द्वारा चुने गए जो एमपीज हैं, जो विधायक हैं, वो लोग अपना वोट देते हैं, वो लोग अपना राय देते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद से वोट करती है। एग्जाम्पल इसके कई सारे आपने सुने होंगे। रेफरेंडम जो कश्मीर में कई बार होता था, प्लेबिसाइट जिसको हिंदी में पिल्बिसाइट भी कहा जाता है कभी कभार। तो प्लेबिसाइट या रेफरेंडम जो है, ये सभी चीज़ें क्या है, एक तरीके से ये माध्यम है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। आपको मालूम होगा प्लेबिसाइट और रेफरेंडम्स के जो ये टूल्स हैं, ये जब हमारे भारत को आज़ादी मिल रही थी 1947 में, तो उस समय कई सारे स्टेट्स को डिसाइड करवाने के लिए ये आइडिया रखा गया था कि रेफरेंडम करवा लो, प्लेबिसाइड करवा लो कि आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या भारत का हिस्सा बनना है। तो ये चीज़ें तब भी देखने को मिली थी। ये चीज़ें सभी के सभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एजेंडा, इनिशिएटिव्स, ये भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्लियर है ये बात? नाउ प्रोसीजर टू रिकॉल क्या है? तो बिल अलाउज द रिकॉल ऑफ विलेज सरपंचेस एंड मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ दे फेल टू परफॉर्म। ठीक है, रिकॉल करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए होंगे? 50% ऑफ अ वार्ड और ग्राम सभा। मान लीजिए 1000 लोगों ने मिलकर किसी इंसान को चुना था, तो कम से कम 500 लोगों को मिलकर यहाँ पे ये लिखित में देना होगा दैट दे वांट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, दे हैव टू गिव इन राइटिंग। ठीक है, दिस विल बी फॉलोड बाय अ सीक्रेट बैलेट इन विच देयर रिकॉल विल रिक्वायर 2/3 members voting against them, कि 2/3 members have to vote against them, तब जाकर जो है उस इंसान को रिकॉल आप कर सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ इश्यूज हैं। ऑब्वियसली बेनिफिट्स क्या होंगे कि अगर आप किसी खराब इंसान को रिकॉल कर रहे हैं तो जवाबदेही बढ़ जाती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर भी आप चेक रख सकते हैं। कोई इंसान गलत काम कर रहा है, कोई इंसान भ्रष्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर भी चेक रख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली लॉजिक एंड जस्टिस एज इट विल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू करेक्ट द रॉन्ग डिसीजंस। मान लीजिए आपको लगा कि आपने किसी गलत इंसान को चुन लिया है, 2016 में आपने चुना था और 17 में ही आपको लगा कि जी नहीं, ये तो गलत हमसे हो गई, तो हम 17 में ही उसको हटाना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके नुकसान भी हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, आज किसी को चुना कल किसी को हटा दिया, तो जो सरकार है उसकी डिस्टेबलाइजेशन होगी, यानी कि वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी, स्थायी नहीं हो पाएगी। सेकेंडली, मान लीजिए आज आपने किसी को चुना, कल आपने किसी को हटा दिया, तो लोग कहेंगे क्या हमको यही काम रह गया कि हम किसी को जाके चुने फिर कल को कोई और उसको हटा दे। ठीक है, तो आगे जाके लोग कहेंगे कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल कि आगे जाके लोगों का जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी मिसयूज बाय स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। मान लीजिए कोई प्रेशर ग्रुप बन चुका है, ठीक है, या फिर कोई लॉबी बन चुकी है एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ, तो हो सकता है वो लॉबी उस इंसान को हटाने की कोशिश करे। तो उस केस में जो इनोसेंट वोटर्स हैं वो इस चीज़ के लिए कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, राइट। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन ये सब डिस्कशंस मेंस का पार्ट होता है। हम प्रीलिम्स में केवल जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये बिल क्या है, कितने लोगों की इसमें हाँ में हाँ चाहिए, तब जाके ये पर्टिकुलर रिकॉल हो सकता है। अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज 20% नहीं है, आपको 50% का कम से कम मेंबर्स ऑफ अ वार्ड और ग्राम सभा चाहिए, तभी जाके आप प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवा सकते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, फाइनली एक लास्ट चीज देख लेते हैं, ये भी चर्चा में थी, यूपीएससी चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो नए चेयरमैन चुने गए थे, जो कि एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी चुने गए थे। एंड ये आपको बता दूं, ये एक प्रोफेसर थे। ऐसा बहुत लंबे समय के बाद हुआ है कि एक वाकई में एक प्रोफेसर को यूपीएससी के चेयरमैन के पद के लिए चुना गया है। इनका जो टेन्योर है ये खत्म हो जाएगा मई 12, 2021 में। अगर यूपीएससी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संविधान के द्वारा बनाया गया निकाय है, लेकिन स्वतंत्र तरीके से काम करता है। क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 315 टू 323। यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है एंड अदर मेंबर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। The Constitution without specifying the strength has left the matter to the discretion who determines its composition। की exactly कितने members होंगे ये बेसिकली प्रेसिडेंट खुद ही डिटरमाइन करेंगे। इनका जो कार्यकाल होता है या तो
इंसान की जो आयु है वो 65 साल हो जाए या वो 6 साल के लिए यहाँ पे कार्यकाल करेगा, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद उसको वहाँ से रिटायर होना ही होगा। सो दिस इज समथिंग्स अबाउट यूपीएससी जिसका आपको ख्याल रखना है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। वैसे यूपीएससी में नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन पीके जोशी या प्रदीप कुमार जोशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है, बिकॉज अनडाउटेडली दिस पर्सन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एक तरीके से, बिकॉज बीइंग अ प्रोफेसर इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड बनाया गया है, जो कि काफ़ी विख्यात चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर यूपीएससी ऑल्सो एज वेल, राइट। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आने वाली वीडियो में और टॉपिक्स को कवर करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।